चलिए हम लोग आज चर्चा करते हैं जून प्रतियोगिता दर्पण राष्ट्रीय घटनाक्रम। ये राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो भी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं उसका हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, उन इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करने जा रहे हैं कि पहला दो इंफॉर्मेशन जो है वो रक्षा क्षेत्र से है। और सबसे पहले जो दिया गया है इंफॉर्मेशन वह है स्वदेश निर्मित। क्या? स्वदेश निर्मित। स्वदेश निर्मित मिसाइल के सफल परीक्षण के बारे में दिया गया है। डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया है और मिसाइल का नाम है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसकी विशेषता यह है कि इसे कहीं भी आसानी से लाया जाया जा सकता है, ठीक है। और इसे चलाने के लिए दो लोगों की ही जरूरत होती है। विकसित किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी दुश्मन देश के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता से युक्त मिसाइल है। और इंफॉर्मेशन में जो दिया गया है हिट शब्द का यूज किया गया है। हिट मतलब हुआ हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक हथियार इसमें लगे हुए हैं, नाम ही है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। डीआरडीओ द्वारा विकसित 13 अप्रैल 2024 को इसका सफल परीक्षण किया गया है। और किसी भी मिसाइल का रेंज देखा जाता है, कितनी दूरी तक मार कर सकता है। तो ये कितनी दूरी तक मार कर सकता है? 200 मीटर से 2.5 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसका वजन 14.5 किलोग्राम है, लंबाई 4.3 फुट लंबी। रेंज जरूर याद रखिए। और इसकी प्रकृति क्या है? ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, मैन पोर्टेबल है, 2 आदमी लेकर कहीं भी आ जा सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। किसके लिए? दुश्मन देश के टैंक को ध्वस्त करने के लिए। और ये इस सफल परीक्षण के बाद इसे सेना में शामिल किया जाएगा, यानी सफल परीक्षण करके देख लिया गया, अब सेना में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त हो गया, करने का मार्ग प्रशस्त। दूसरा जो इंफॉर्मेशन है, पहला इंफॉर्मेशन तो ये है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, डीआरडीओ द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। दूसरा भी रक्षा क्षेत्र से इंफॉर्मेशन है, वो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारे देश में रक्षा क्षेत्र में जो शोध एवं अनुसंधान की अपेक्ष संस्था, शीर्ष संस्था है, वो है डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसी के नेतृत्व में हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी कार्य करती है। और इसके द्वारा स्वदेशी तेजस विमान विकसित किया गया। तेजस क्या है? ये LCA है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। और तेजस का उन्नत संस्करण तेजस मार्क, तेजस का उन्नत संस्करण तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 1A का सफल परीक्षण, उड़ान सफल परीक्षण हाल ही में किया गया। और ये काफ़ी उत्साहजनक रहा। 28 मार्च 2024 को इसका सफल परीक्षण किया गया। 28 मार्च 2024 को इसका सफल परीक्षण किया गया। देखिए ये स्वदेशी है, मेक इन इंडिया की छाप, दोनों इंफॉर्मेशन में मेक इन इंडिया की छाप है। कौन? एक तो ये स्वदेशी मिसाइल और दूसरा तेजस पहले से ही यहाँ विकसित किया गया, उसी का उन्नत संस्करण है। नाम क्या है? तेजस मार्क 1A। इसकी रफ्तार क्या है? 2200 किलोमीटर प्रति घंटा, 2200 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कलाबाजी करने में सक्षम है और हर मौसम में उड़ान भर सकता है। और स्वदेशी है, 4.5 जनरेशन का है। कितना? 4.5 पीढ़ी का है। और इसे भी सेना में शामिल किए जाने का मार्ग प्रशस्त है। और मिग विमान जो पहले वायुसेना में पहले से शामिल है, उनका स्थान ये लेगा, तेजस मार्क 1A। क्लियर है? मिग विमान का स्थान कौन लेने जा रहा है? तेजस मार्क 1A, ठीक है। तेजस मार्क 1 का ही उन्नत संस्करण है, तेजस मार्क 1 का ही उन्नत संस्करण है, तेजस मार्क 1A। सुनिएगा, तेजस मार्क 1 का ही उन्नत संस्करण है, तेजस मार्क 1A, जिसका सफल उड़ान परीक्षण 28 मार्च 2024 को किया गया है। रेंज कितना है? 2200 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये स्वदेशी है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और मिग विमानों का स्थान ये लेने जा रहा है, तेजस। क्लियर है? ये इन दो इंफॉर्मेशंस के बाद तीसरा जो इंफॉर्मेशन है वो है अंतरिक्ष से संबंधित।
चलिए, नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो अंतरिक्ष के क्षेत्र से है, और अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल 2022 में ही किया गया था। 2022 में ही एक निजी क्षेत्र की कंपनी ने अंतरिक्ष क्षेत्र में रुचि लेते हुए विक्रम एस नामक रॉकेट का सफल परीक्षण किया था। ठीक है, उस कंपनी का नाम था स्काई रूट एरोस्पेस। क्या नाम था? स्काई रूट एरोस्पेस। उसी कंपनी ने फिर 2024 में एक सफल परीक्षण किया है, और इस कंपनी ने दावा किया है कि 2024 के अंत तक ये विक्रम रॉकेट से एक सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या फैक्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि निजी क्षेत्र का ये पहला प्रयोग है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। इससे पहले सरकारी क्षेत्र के तहत ही इसरो अंतरिक्ष के से जुड़ी हुई तमाम गतिविधियां भारत में संचालित करती रही है। ठीक है, और ये पहली कंपनी है जिसका नाम है क्या? स्काई रूट एरोस्पेस। एरोस्पेस ये क्या बना रही है? ये क्या बना रही है? तो आप लोग पढ़ चुके हैं, स्पेस में पढ़ चुके हैं। लॉन्चिंग व्हीकल बना रही है। क्या बना रही है? प्रक्षेपण यान, जिसको सरल भाषा में रॉकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉकेट, लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, जो अंतरिक्ष कार्यक्रम में आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे कि सैटेलाइट को उसके लिए निर्धारित कक्षा में लॉन्च करने के लिए लॉन्चिंग व्हीकल होता है। ये गाड़ी होता है जो सैटेलाइट को सवारी के रूप में ले जा करके उसके लिए कक्षा में स्थापित करता है। ये लॉन्चिंग व्हीकल डेवलप कर रहा है कौन? स्काई रूट एरोस्पेस। इससे पहले भी लॉन्चिंग व्हीकल हमारे यहाँ डेवलप किए गए हैं, जैसे PSLV, GSLV, वो इसरो के द्वारा किया गया है। सरकारी कंपनी, सरकारी एजेंसी है इसरो। ये निजी क्षेत्र की पहली कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है, हैदराबाद की है। कौन? स्काई रूट एरोस्पेस, जिसने प्रक्षेपण यान रॉकेट के क्षेत्र में काम करना आरंभ किया है। जैसे अमेरिका में है ना, अमेरिका में कौन सी कंपनी है निजी क्षेत्र की जो काफी चर्चित है? स्पेस एक्स, एलन मस्क की है। ठीक है, तो हमारे यहाँ ये शुरुआत हुई, हालांकि अभी छोटी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ये पहल है। निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने रुचि लिया है प्रक्षेपण यान के विकास में, और ये पहले चरण में विक्रम एस नामक रॉकेट का सफल परीक्षण किया। पहले चरण में 18 नवंबर 2022 को 18 नवंबर 2022 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस रॉकेट के जरिए तीन पेलोड मतलब ये रॉकेट जिस चीज को ले जाता है ऊपर वायुमंडल से बाहर या वायुमंडल में, उसे कहते हैं पेलोड। क्या कहते हैं? तो वो 3 तो पेलोड जो 83 किलोग्राम का था, उसे 81 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ये कितने का था? 83 किलोग्राम का पेलोड था। इसे ले गया 81 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जा करके दिखा दिया कि रॉकेट विकसित किया जा चुका है। भले प्रारंभिक चरण में ही था, लेकिन रॉकेट को डेवलप किया स्काई रूट एरोस्पेस ने। इसमें इसरो ने भी साथ दिया। विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पहले चरण में स्काई रूट ने अपने लॉन्चिंग व्हीकल को या रॉकेट का नाम दिया क्या? विक्रम एस। ये पहले चरण का परीक्षण था, और स्काई रूट दावा कर रही है कि इस साल 2024 के अंत तक एक सैटेलाइट को वह निर्धारित कक्षा में लॉन्च करेगी अपने रॉकेट से। ये सब प्रायोगिक परीक्षण है। दूसरा परीक्षण हाल में किया है 2024 में। दूसरा परीक्षण 28 मार्च 2024 को, दूसरा परीक्षण 28 मार्च 2024 को किया है स्काई रूट ने, और ये इसको नाम दिया है कलाम 250। कलाम 250 पहला परीक्षण जो किया गया वो, उसमें रॉकेट का नाम दिया गया विक्रम एस। दूसरा परीक्षण जो है वह 28 मार्च 2024 को किया गया है, जिसमें APJ अब्दुल कलाम के नाम पर इस चरण में एक मोटर को, उच्च शक्ति वाली मोटर को, कार्बन मिश्रित उच्च शक्ति वाली मोटर जो रॉकेट में काम आएगा, उसको इस कंपनी ने नाम दिया है कलाम 250। ये है क्या? कार्बन मिश्रित उच्च शक्ति वाला मोटर है। उच्च शक्ति वाला मोटर है,
ये मोटर रॉकेट को वायुमंडल से बाहरी अंतरिक्ष, ये मोटर क्या करेगा, रॉकेट को वायुमंडल से बाहर अंतरिक्ष के वैक्यूम तक ले जाएगा। क्या? अंतरिक्ष के वैक्यूम तक ले जाएगा। इसको नाम क्या दिया है? कलाम 250। कलाम 250 क्या है समझ गए? एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर विक्रम रॉकेट का दूसरा परीक्षण, पहला परीक्षण विक्रम साराभाई के नाम पर रॉकेट को नाम दिया गया विक्रम एस, विक्रम साराभाई। दूसरे परीक्षण में जो उच्च शक्ति वाला मोटर विकसित किया गया, उसका सफल परीक्षण किया गया, उसके क्या नाम दिया गया? कलाम 250। ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, शुरुआती पहल है, और इसको 2022 में नाम दिया गया था मिशन प्रारंभ। क्या नाम दिया गया था? मिशन प्रारंभ। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे, चौथा जो इंफॉर्मेशन है वो विश्वविद्यालयों के और संस्थानों की वैश्विक रैंकिंग से संबंधित है। क्यूएस रैंकिंग 2024 लंदन स्थित एक संस्था है क्यूएस, क्वाक्वारेली स्पाइमंट्स, उसके द्वारा सूची जारी की जाती है, और इस संस्था के अनुसार 1500 संस्थानों में भारत के 45 संस्थान हैं। तो ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, इसे इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है डिजिटल डायरिया, मेंटल डायरिया के शिकार हो जाए। हाँ, हमारे देश का जो एक महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान है जेएनयू, उसको डेवलपमेंट स्टडीज में 20वां रैंक मिला है। कितना? 20वां। किसको मिला है? जेएनयू को, क्यूएस की रैंकिंग में। क्यूएस मतलब क्वाक्वारेली स्पाइमंट्स, लंदन स्थित एक संस्था है, ये याद रखिएगा। ये रैंकिंग जारी करती है विश्व के शिक्षण संस्थानों की, जिसमें 1500 में 45 और 1559 शिक्षण संस्थान में 69 विश्वविद्यालयों ने, भारत के 69 विश्वविद्यालयों ने जगह बनाया है 69, और जिसमें जेएनयू को केबी रैंकिंग मिली है? 20वीं रैंकिंग मिली है, 20वां रैंकिंग। और भी इंफॉर्मेशन इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन फिर रक्षा क्षेत्र से है, ब्रह्मोस के बारे में। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है रक्षा क्षेत्र से, और रक्षा क्षेत्र में हाल के दिनों में मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया जा रहा है। मेक इन इंडिया का तात्पर्य क्या है? मेक इन इंडिया का तात्पर्य है भारत में बनाओ, भारत का बना खरीदो। ठीक है, और इसी कंसेप्ट के तहत हमारे यहाँ ब्रह्मोस को विकसित किया गया। ब्रह्मोस कौन सी मिसाइल? ब्रह्मोस, इसी से संबंधित है ये इंफॉर्मेशन। ब्रह्मोस आप सभी लोग जानते होंगे, ये ब्रह्मोस कौन सी मिसाइल है? सुपरसोनिक है। क्या है? सुपरसोनिक। सुपरसोनिक का मतलब हुआ ध्वनि की गति से तेज। ठीक है, और क्रूज मिसाइल है। क्या है? क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल के बारे में बताया था मैंने। क्रूज मिसाइल क्या करती है? पहले नीचे धरती के समानांतर चलती है, ताकि दुश्मन देश के रडार में वो लोकेट न हो पाए, दुश्मन देश का रडार उसको देख न पाए। और जब वह टारगेट तक पहुंचती, टारगेट के पास पहुंचने वाली होती है, तो एकाएक तेजी से उठती है, और फिर जब तक दुश्मन देश का रडार उसको लोकेट करेगा, कुछ करेगा, तब तक वो टारगेट को हिट कर देती है। ये क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक मतलब क्या हुआ? ध्वनि की गति से तेज। ये मिसाइल, इसे किसने विकसित किया? ये भारत और रसिया के द्वारा ये संयुक्त रूप से विकसित किया गया, ज्वाइंट वेंचर है, विकसित किया गया। ठीक है, सुपरसोनिक है, क्रूज मिसाइल है। और 2022 में 2966 करोड़ का रक्षा सौदा फिलीपींस ने, किस देश ने? फिलीपींस ने भारत के साथ किया था। फिलीपींस ने भारत के साथ किया था, किसके लिए? यही ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। और भारत ने 2966 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया फिलीपींस के साथ, और भारत से ब्रह्मोस की डिलीवरी पाने वाला पहला देश है। कौन? फिलीपींस। फिलीपींस क्या बना? यह पहला देश बना जिसने डिलीवरी लिया है। किसका? किसका? ब्रह्मोस को खरीदा है। तो भारत के रक्षा निर्यात को बल मिला ब्रह्मोस को खरीदने वाला। इसका पहला सेट जो सौदा हुआ था, सौदा के अनुसार पहला सेट 2022 में ही सौदा हुआ था, और डिलीवरी हुआ है 19 अप्रैल 2024 को। पहला सेट
19 अप्रैल 2024 को डिलीवरी हुई है, फिलीपींस को मिला है। ठीक है, सौदा कब हुआ था? 2022 में। उसको डिलीवरी कब हुई? 2024 में। पहला देश फिलीपींस जिसने भारत से ब्रह्मोस लिया, इससे भारत के रक्षा निर्यात को बल मिला है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत को चारों ओर से घेरने का कार्य, भारत को चुनौती देने का कार्य कौन करता है? चाइना। ठीक है, तो चाइना दक्षिणी सागर में फिलीपींस के संप्रभु क्षेत्र पर अपना दावा जताता है। तो फिलीपींस दक्षिणी सागर में चीन से अपनी आत्मरक्षा के लिए फिलीपींस ने यह ब्रह्मोस लिया है। तो कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी भारत के लिए ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आप मालदीव को पढ़ाइएगा तो हम फिलीपींस को पढ़ाएंगे, नहीं समझे? मालदीव को आप पढ़ाइएगा तो हम फिलीपींस को पढ़ाएंगे, उसको ब्रह्मोस देंगे। अब वो आत्मरक्षा के लिए ले रहा है। तो इससे क्या हुआ? हमारी कूटनीतिक शक्ति भी मजबूत हुई, कूटनीतिक प्रभाव भी बढ़ा और आर्थिक प्रभाव भी बढ़ा और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भी बल मिला। ये सौदे का ये महत्वपूर्ण संदर्भ है। इसके बाद इस पे जो इंफॉर्मेशन है, अर्जेंटीना, वियतनाम सहित लगभग 10 देशों ने इसमें रुचि दिखाया है। किसमें? अर्जेंटीना, वियतनाम सहित 10 देशों ने ब्रह्मोस को खरीदने में रुचि दिखाया है। क्लियर है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। दूसरा जो इंफॉर्मेशन है वह भी रक्षा क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है। दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि आप लोगों ने देखा होगा, मतलब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, भारत और चीन के बीच जब कोरोना महामारी चल रही थी पूरी दुनिया में, उस समय चीन भारत के साथ सीमा पर उलझा हुआ था। ठीक है, और 2020 में LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, गलवान घाटी में भारत और चीन के सेना के बीच झड़प हुई थी। बहुत चर्चा हुआ था, बहुत हंगामा हुआ था। और उस झड़प के बाद, ठीक है, शांति वार्ता का दौर चला। मामले को सुलझाने के लिए, लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए शांति वार्ताओं का दौर चला, समाधान वार्ताओं का दौर चला, आपसी बातचीत का दौर चला, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को बढ़ाया जाए। और उसके लिए 2 तरह की बैठकें तभी से लगातार हो रही है। एक कोर कमांडर स्तर की बैठक, क्या? कोर कमांडर्स स्तर की बैठक, दोनों देश के स्तर की बैठक, और कोर कमांडर स्तर की बैठकें भी जारी है। और दूसरा है वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, इसकी भी बैठकें होती रही है। कोर कमांडर स्तर की बैठकें LAC पर होती है, और WMCC की भी बैठक जो हाल में हुई है वो बीजिंग में हुई है। कहाँ हुई है? बीजिंग में। तो ये कोर कमांडर स्तर की जो बैठक हुई है वो 21वें दौर की बैठक 19 फरवरी 2024 को हुई है। 21वां दौर राउंड चला, 21वें दौर की बैठक 19 फरवरी 2024 को कहाँ पर हुई? LAC पर हुई। और वर्किंग मैकेनिज्म ऑन ये फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, WMCC की बैठक जो हुई वह 29वीं बैठक थी, जो 27 मार्च 2024 को, WMCC की 29वीं बैठक 27 मार्च 2024 को बीजिंग में हुई। ये इंफॉर्मेशन, ये बैठकें जारी है और आशा की जा सकती है कि इन बैठकों के परिणाम स्वरूप भारत और चीन के बीच जो मुद्दे लंबित हैं, विवादित हैं, उनका समाधान होगा। ठीक है, अब WMCC की जो बैठक हुई है उसमें भारत का नेतृत्व कर रहे थे गौरांग लाल दास। ये इंफॉर्मेशन, गौरांग लाल दास भारत की ओर से WMCC की बैठक में, भारत की ओर से कौन? गौरांग लाल दास। और चीन की ओर से है हांग लियांग, चीन की ओर से हांग लियांग। WMCC समझ गए? वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो 2 तरह की बैठक समझ गए। भारत और चीन के बीच जो संबंध है इंडो चाइना रिलेशन में, जब आप लिखिएगा तो ये इंफॉर्मेशन काम आएगा। गलवान घाटी में जो झड़प हुए उसके बाद 2 स्तरों की बैठक, 2 तरह की बैठकें हो रही है लगातार, कोर कमांडर स्तर की बैठक और वर्किंग मैकेनिज्म
ऑन कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की बैठकें हो रही है। कोर कमांडर स्तर के 21वें दौर की बैठक हुई है हाल में LAC पर 19 फरवरी 2024 को। WSMCC की 29वीं बैठक हुई है 27 मार्च 2024 को बीजिंग में हुई है। ठीक है, और उम्मीद की जा सकती है कि इन बैठकों के बाद भारत और चीन के बीच लंबित मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान संभव हो सकेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है टाइम मैगजीन से। आप सभी लोग जानते हैं टाइम मैगजीन सब विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की सूची जारी करती है और 2024 में भी टाइम मैगजीन ने ये सूची जारी की है। और हमारे लिए महत्वपूर्ण खबर ये है कि भारत की 2 हस्तियां भी उसमें शामिल हैं और भारत की ये हस्ती है आलिया भट्ट। टाइम मैगजीन, टाइम जो अमेरिका की पत्रिका है, काफ़ी प्रतिष्ठित पत्रिका है, टाइम मैगजीन के द्वारा विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में 2 नाम हैं। एक आलिया भट्ट हैं, आलिया भट्ट जानते हैं सभी लोग, आलिया भट्ट का नाम सुने होंगे, फिल्म अभिनेत्री हैं। ठीक है, प्रभावशाली लोगों की सूची में इन्हें स्थान दिया गया है और ये गुशी की ब्रांड एम्बेसडर भी है। और साक्षी मलिक जो काफ़ी चर्चित चेहरा रही हैं पिछले दिनों, साक्षी मलिक भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीत चुकी हैं। साक्षी मलिक काफ़ी संघर्षशील और जुझारू पहलवान है, ओलंपिक मेडल विजेता है और ये पिछले दिनों चर्चा में रही है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा तथा कथित रूप से महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न करने के मामले में उनके विरुद्ध, ब्रजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध संघर्ष करने में साक्षी मलिक काफ़ी अग्रणी चेहरा रही है और इसी आधार पर टाइम मैगजीन ने उन्हें प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में डाला है। कौन है? साक्षी मलिक। ठीक है, और इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, वो है UN पॉपुलेशन फंड का रिपोर्ट है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UN पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट कि द स्टेट ऑफ पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024, विश्व जनसंख्या की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा और उसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश किसको बताया गया है? भारत को। भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। जनसंख्या कितनी बताई गई है? 144 करोड़। कितनी? 144 करोड़, 1.44 बिलियन। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है? चाइना। चाइना का कितना बताया गया है इसमें? 142.5 करोड़। यानी चाइना को पीछे छोड़कर भारत नंबर 1 पर आ चुका है। पिछले साल भी ये रिपोर्ट आई थी तो उसमें भी भारत को ही सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश UN पॉपुलेशन फंड के द्वारा बताया गया था। इस साल भी बताया गया है और जनसंख्या की जो संरचना है उसके बारे में भी बताया गया है। इसमें बताया गया है कि भारत की जो जनसंख्या है 15 से 64 वर्ष का, 15 से 64 वर्ष की जो आयु, 15 से 64 वर्ष आयु वाली जो जनसंख्या है उस वह 68% है। कितना है? 68%। उसके बाद यह है 8 से 14 वर्ष, 8 से 14 वर्ष के बीच की जो जनसंख्या है वह है 24%। कितनी है? 24%। ठीक है, और 65 एवं उससे अधिक आयु वाले जो हैं वो है 7%। 65 प्लस वाले कितने हैं? 65 और उससे अधिक आयु वाले कितने हैं? 7%। क्लियर है? 15 से 64 वर्ष के उम्र के लोगों की संख्या कितनी है? 68%, 68%।
7%, 7% है 65 और उससे अधिक वाले, और 24% है 8 से 14 वर्ष वाले। और महिला पुरुषों की जीवन प्रत्याशा बताई गई है 71, महिलाओं की 74। ये इंपॉर्टेंट है। पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष, महिलाओं की 74 वर्ष बताई गई है। महत्वपूर्ण है, महिलाओं की जीवन प्रत्याशा अधिक है। ठीक है। और इसी तरह इसमें मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट के बारे में भी ये सूचना दी गई है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो एनालिटिकल विश्लेषणात्मक पहलू है वो ये है कि भारत की आबादी में जो कार्यक्षम आबादी है 15 से 64 वर्ष, एक कार्यक्षम आबादी मानी जाती है, वो कितनी है? 68%। ये भारत की जनांकीय संरचना का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है। कार्यक्षम आबादी अधिक है, और निर्भर आबादी यानी 8 से 14 वाले 24, और ये 65 से ज्यादा वाले कितने? 7%। निर्भर आबादी कम है, कार्यक्षम आबादी अधिक है। ठीक है। तो ये कार्यक्षम आबादी का बेहतर उपयोग भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में, सामाजिक आर्थिक विकास में किया जा सकता है। ठीक है। भारत जनांकीय के लाभांश को प्राप्त कर सकता है। ओके। तो राष्ट्रीय घटनाक्रमों में ये सारे इंफॉर्मेशन थे जिनका मैंने विश्लेषण किया। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम।